हेलो मेडिकोस, वेलकम टू द मेडविट चैनल। माय नेम इज़ अनुज। तो इस वीडियो में हम एमआई को पढ़ेंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। तो इस वीडियो में मैं एमआई का क्या क्या कवर करूँगा, ईटियोलॉजी कवर करूँगा, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजी, कॉम्प्लिकेशन और डायग्नोसिस। ठीक है। तो इसका मॉर्फोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको अलग से समझेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले एमआई होता क्या है। ठीक है। तो अगर नेक्रोसिस पड़ी हो तो उसमें क्या होता है, जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है ना आपकी, ठीक है, कार्डियक मसल की। तो किसकी? कोगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ कार्डियक मसल ड्यू टू प्रोलॉन्ग इश्कीमिया। ठीक है। तो मैंने आपको जब नेक्रोसिस बताया था तो उसमें बताया था कि जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस का कॉज क्या होता है, इश्कीमिया होता है। ठीक है। तो वही चीज़ हमको कार्डियक मसल में देखने को मिलती है, मतलब हार्ट में देखने को मिलती है। तो उसी को हम एमआई बोलते हैं। ठीक है। तो इतना सिंपल सा हो गया। फिर हम बात करते हैं क्या, ईटियोलॉजी की। तो अगर मैं ईटियोलॉजी की बात करूँ तो ईटियोलॉजी में मतलब क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला कॉज आपका क्या, रेस होता है। तो रेस में क्या होता है, जो वाइट्स होते हैं ना, मतलब इनमें पर्सन की बात कर रहे हैं, तो जो वाइट में ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं देन ब्लैक्स। ठीक है। तो कुछ तो ब्लैक्स के लिए चलो अच्छा हुआ, लोग इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं ब्लैक ब्लैक ब्लैक, पता नहीं क्यों करते हैं, पर ठीक है, वाइट ज़्यादा कॉज, वाइट पर्सन जो होते हैं उनमें ज़्यादा कॉज होता है। ठीक है। फिर एज की बात करते हैं, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ठीक है, तो एमआई के चांस ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। फिर सेक्स की बात करेंगे तो सेक्स में क्या होगा, मेल में ज़्यादा चांस रहते हैं फीमेल्स की कंपैरिजन में। ठीक है, ये हो गया। फिर मेन कॉज पे आते हैं। तो मेन कॉज आपका क्या होता है, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस ही जनरली क्या होता है, एमआई में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये लगभग कितना 90% जो केस होते हैं एथेरो के, वो एमआई में कन्वर्ट होने के चांस उनके ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। और जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो मैं आपको उसमें बता चुका क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी का क्या हो जाएगा, ऑक्लूजन हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन कॉज क्या, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। अब तो जो नॉन एरिथ्रोमेटस केस देखते हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या होगा, मतलब इनमें अब बचा कितना, 10% केस बचा। तो उनमें क्या होगा, नॉन एरिथ्रोमेटस केस होगा। तो अब देखते हैं उनमें क्या क्या हो सकता है। जैसे एक आपको हो सकता है वेजोस्पाज्म। ठीक है। तो वेजोस्पाज्म कैसे हो सकता है, मतलब विदाउट कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। तो ऐसे देखने को मिल सकता है। और क्या हो सकता है, एम्बोलाई के कारण हो सकता है। ठीक है। तो एम्बोलाई बहुत सारे हो सकते हैं आपके, जैसे म्यूरल हो गया आपका, पैराडॉक्सिकल हो गया, और वेजिटेशन हो जाते हैं जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाले होते हैं। ठीक है। और अब बात करते हैं तो इश्कीमिया, और मतलब इश्कीमिया एक तो आपका कोगुलेटिव नेक्रोसिस करा रहा है, और बाकी अदर कॉजेस हो सकते हैं इश्कीमिया के। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आपका इश्कीमिया ड्यू टू अदर कॉजेस, तो अदर कॉजेस में क्या क्या हो सकता है, जैसे वेस्कुलाइटिस हो सकता है। ठीक है। सिकल सेल डिसीज़ हो सकती है, अमाइलॉइड हो सकता है, अमाइलॉइड डिपोजिशन। ठीक है। और शॉक हो सकता है। तो इन सब में भी क्या इश्कीमिया हो सकता है, और ये भी क्या करा सकते हैं, एमआई करा सकते हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया, देखो आपका मेन मैंने ईटियोलॉजी बता दिया। ठीक है। ईटियोलॉजी में आपको इतना सा कंटेंट है, और थोड़ा आप बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो इसमें नॉन एरिथ्रोमेटस कॉज वाले में। ठीक है। ये सब आपको मैंने बता दिया। फिर आते इसकी मेन क्या होती है, पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। तो देखो जो 90% केस है वो क्या है, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस के। तो उसकी बात करते हैं, जो आपका प्री एग्जिस्टिंग क्या है, एथेरोस्क्लेरोटिक एक्लूजन है। ठीक है। उसमें क्या होगा, इनएडिक्वेट कोरोनरी परफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। जिससे क्या होता है, न्यू सुपर इम्पोज थ्रोम्बोसिस वहाँ पे क्या हो जाता है, अकर हो जाता है। ठीक है। इतनी सी नॉर्मल पैथोजेनेसिस है क्या, कि प्री एग्जिस्टिंग एथेरोस्क्लेरोटिक आपका एक्लूजन है, उसमें इनएडिक्वेट कोरोनरी परफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। जिससे वहाँ क्या हो जाता है, एक सुपर इम्पोज थ्रोम्बोसिस अकर हो जाता है। ठीक है। तो अब इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट बात कर लेते हैं कि ये होता कहते हैं। ठीक। तो आपको ये इवेंट याद रखने जब आप पैथोजेनेसिस ऑफ एमआई बताते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट में, तो सबसे पहला क्या है, आपका अक्यूट प्लाक चेंजेस होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एथेरोमेटिक प्लाग है, ठीक है, 90% केसेस में आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा, सडन चेंजेस होते हैं। ठीक है। अभी आगे देखते हैं कि सडन चेंजेस होते क्या हैं। अब ये सडन चेंजेस होंगे तो सडन चेंजेस क्या होता है, सडन इश्कीमिया कराते हैं। ठीक है। सडन इश्कीमिया करा देंगे। अब मैं क्या करूँ, सडन चेंजेस की बात करूँ कि सडन चेंजेस होते क्या क्या हैं। ठीक है। तो अगर मैं चेंजेस की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला चेंजेस आपका क्या हो सकता है, जो प्लाग है, ठीक है, एथेरोमेटस प्लाग है, उसका क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है वो। ठीक है। रप्चर हो गया। तो रप्चर होने से इसका क्या होगा, जो थ्रोम्बोजेनिक इसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं ना प्लाग के, वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, एक्सपोज। ठीक है। रप्चर होने से क्या हो रहा है, एक्सपोज हाईली
थ्रोम्बोजेनिक प्लाक कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, ये हो गया। जिससे क्या होगा, जैसे ये थ्रोम्बोजेनिक कंस्टिट्यूएंट बाहर निकलेंगे तो उससे सडन थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है, सडन थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो और इससे क्या होगा, सडन ऑक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, तो रप्चर होने से देख लो क्या क्या हो रहा है। तो ये एमआई का आपका पैथोजेनेसिस में आपको यही बताना होता है। ठीक है, और ये तो आपका पहला क्या हो गया, रप्चर हो गया। अगर मैं और बात करूँ कि रप्चर के अलावा क्या क्या हो सकता है, तो इसमें एरोजन हो सकता है। ठीक है, और मैं बात करूँ तो क्या हो सकता है, हीमरेज हो सकता है। ठीक है, तो सडन चेंजेस में आपको 3 चीज़ें याद रखनी। क्या, एक तो आपका क्या हो गया, रप्चर हो गया, एरोजन हो गया, एरोजन को अल्सरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और हीमरेज हो गया। तो ये क्या कराते हैं, ये सडन चेंजेस कराते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये पहला चेंज हो गया क्या, एक्यूट प्लाक चेंज। दूसरी चीज़ क्या होती है आपकी, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोथ्रोम्बाई। माइक्रोथ्रोम्बाई में क्या होता है, जो आपका एक्यूट प्लाक चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो एक्यूट जो प्लाक चेंजेस हुए थे उनकी वजह से क्या हो रहा है, थ्रोम्बोजेनिक सब एंडोथीलियल कोलेजन एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, ये भी बता दिया। इनको देख के क्या होगा, यहाँ पे प्लेटलेट एकदम खुश हो जाती है। तो यहाँ पे प्लेटलेट क्या होती है, अडेयर होने लगती हैं। अब ये जैसी प्लेटलेट अडेयर होती हैं तो क्या होता है, यहाँ पे प्लेटलेट का एक्टिवेशन हो जाता है। और आपको पता है प्लेटलेट क्या करती हैं, चिपकने का काम करती हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, एग्रीगेशन होगा, और एग्रीगेशन होने से क्या होगा, माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे, ये मान लो अगर ब्लड वेजल है कोरोनरी वाली, ठीक है, तो इसमें क्या माइक्रोथ्रोम्बाई, ये ऐसे थोड़ा थोड़ा माइक्रोथ्रोम्बाई बनने लग जाते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, पार्शियल या फिर कंप्लीट ऑक्लूजन हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कैसा माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फिर आते हैं आपके किस पे, वेसोस्पाज्म। तो वेसोस्पाज्म आपका कैसे हो सकता है, तो आपकी 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपकी क्या, एक तो मैं बता दी एक्टिवेटेड प्लेटलेट जो अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, एक खुद एंडोथीलियल सेल, जो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं उसमें एंडोथीलियल सेल ही, ठीक है, डैमेज होती है, तो वो हो गया। और आपकी क्या, इन्फ्लेमेटरी सेल जैसे क्या न्यूट्रोफिल वगैरह, तो यहाँ पे क्या होती है, मीडिएटर रिलीज़ करती है। ठीक है, ये मीडिएटर क्या कराता है, वेसोस्पाज्म कराता है। ठीक है, तो ये आपके 3 स्टेप हो गए। क्या, एक्यूट प्लाक चेंजेस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोथ्रोम्बाई हो गया, और वेसोस्पाज्म हो गया। ठीक है, इसके अलावा चौथी बात करते हैं क्या, तो यहाँ पे क्या होता है, कोगुलेशन जो पाथवे होता है उसका भी एक्टिवेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन कराता है, ये जो मतलब बहुत सारे टिश्यू फैक्टर निकलते हैं, ये टिश्यू फैक्टर क्या कराते हैं, कोगुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट कराते हैं, जिससे वहाँ पे जो थ्रोम्बस का साइज है वो और बढ़ने लगता है। ठीक है, और जैसे आप समझ लो कि ये ब्लड वेजल है, ये थ्रोम्बाई है। ठीक है, अब ये थ्रोम्बाई ऐसे ऐसे बड़ा होने लगेगा तो ऑक्लूजन होने लगेगा ना आर्टरी का। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, और एमआई के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्रोसिस होने लग जाएगी। फिर और क्या हो सकता है, कंप्लीट ऑक्लूजन हो सकता है, वो खुद थ्रोम्बस ही करा सकता है, मतलब थ्रोम्बस इतना साइज में बड़ा हो गया कि वो कंप्लीट ऑक्लूजन करा देगा वेसल का। और क्या होगा, एट लास्ट मतलब मायोकार्डियल नेक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी मेन पैथोजेनेसिस है। तो अगर मैं पैथोजेनेसिस की बात करूँ तो अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया, एक्यूट प्लाक चेंजेस बता दिए, पहला स्टेप आपका। ठीक है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोथ्रोम्बाई हो गया। ठीक है, तीसरा वेसोस्पाज्म हो गया, चौथा कोगुलेशन पाथवे का एक्टिवेशन हो गया, और क्या हो गया, कंप्लीट ऑक्लूजन हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, मायोकार्डियल नेक्रोसिस एट लास्ट, यही होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, पैथोजेनेसिस थी। तो एमआई में आप अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही लिखना होता है पैथोजेनेसिस में। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में बात करते हैं तो आपको जो ब्लड की फाइंडिंग्स मिलेंगी। ठीक है, ब्लड में आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। अब ये प्रोटीन आ कहाँ से रही है, नेक्रोटिक मायोकार्डियल सेल से लीकेज हो रही है। ठीक है, जैसे आपकी मायोकार्डियल सेल है उसमें नेक्रोटिक हुआ, ठीक है, उसकी वजह से क्या होती है, प्रोटीन रिलीज होती है। उन्हीं प्रोटीन को हम ब्लड में फाइंडिंग करते हैं, उसी की हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस बताते हैं। तब इसमें देखते हैं कौन कौन सी प्रोटीन हमको देखने को मिलती है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, कार्डियक ट्रोपोनिन की बात कर लेते हैं। ठीक है, कार्डियक जो ट्रोपोनिन होती है वो मोस्ट स्पेसिफिक होती है और सेंसिटिव होती है। ठीक है, एमआई के लिए, तो समझ गए, स्पेसिफिक और सेंसिटिव फॉर एमआई। ठीक है, अब क्या होता है, जो ट्रोपोनिन होती है वो 2 टाइप की आपको मिलेगी। क्या, एक तो टीएनआई और टीएनटी। ठीक है, फुल फॉर्म की आपकी ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब इसकी लेवल की बात करनी होगी अपन को। ठीक है, ये कब राइज होती हैं, कब पीक आता है, कब तक रहती हैं। ठीक है, तो ये सब आपको हर प्रोटीन की याद करनी है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले बात कर लें तो जो बिगिन वाली चीज़ होगी वो तो तुरंत हो जाती है। क्या, 2 से 4 घंटे में आपको ट्रोपोनिन देखने को मिल जाएगी। इसका जो पीक होगा मैक्सिमम जो ब्लड में देखने को मिलेगी 48 आवर्स में मिलेगी। ठीक है, और ये कब तक रहेगी, रिमेन कब तक रहेगी, 7 से 10 दिन तक, इतना ही ट्रोपोनिन रहती है। ठीक है, तो आपको ये हर प्रोटीन का याद करना है। तो थोड़ा बहुत सिमिलर है, आप देखोगे पूरी, अगर वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर सेकंड हम बात करते हैं किसकी, कार्डियक क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज की।
ठीक है। नॉन स्पेसिफिक एंजाइम मार्कर होता है, इतना कोई यूज़फुल नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी भी बिगिन की बात कर लें तो ये क्या 2 से 4 घंटे में बिगिन होता है। पीक कब आता है इसका 24 घंटे में आ जाता है, और कब तक रहती है 72 घंटे तक रहती है, 72 आवर्स तक। ठीक है, फिर बात कर लें किसकी, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस की। ये भी नॉन स्पेसिफिक होता है। इसकी अगर राइस की बात करें तो ये 1 से 2 दिन में राइस होता है। ठीक है, उसके बाद ये रिमेन कब तक रहता है, तो 7 से 14 दिन तक ये रिमेन रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी, मायोग्लोबिन की। ठीक है, तो मायोग्लोबिन क्या है, आपका अर्लीस्ट मार्कर होता है। ठीक है, बस इतना याद रखना आपको, क्या है ये अर्लीस्ट मार्कर होता है। एमसीक्यू में ही पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी राइज की बात करें तो बहुत जल्दी आता है, क्या 1 से 3 घंटे में आ जाएगा। ठीक है, फिर पीक इसका 8 से 12 घंटे तक मतलब आ जाएगा पीक। ठीक है, फिर ये रिमेन कब तक रहता है, 2 या 3 दिन तक ये रिमेन रहेगा। ठीक है, तो इतना हो गया आपका, ये क्या होगी आपकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस होगी। ठीक है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आपको बस प्रोटीन के बारे में बताना है सब कुछ। फिर आते हैं किस पे, कॉम्प्लिकेशन पे। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन में मैंने कैसे बताया इसको, ड्यूरेशन और कॉम्प्लिकेशन में। ठीक है, तो अगर फर्स्ट 72 आवर की बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट 72 आवर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आपको कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, शॉक हो सकता है, कार्डियोजेनिक वाला शॉक हो सकता है, अरिथमिया हो सकते हैं। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। ठीक है, ये तो आपको फर्स्ट 72 आवर में देखने को मिलेंगे। फिर मैं अगर बात करूँ कि फर्स्ट 3 वीक में क्या देखने को मिलेगा, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने को मिलेगा और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैंने अलग अलग कलर से इसलिए लिखे हैं जिससे आपको मतलब वीडियो देख रहे हो तो आप थोड़ा आसानी लगे समझने में। ठीक है, फिर अगर लेट कॉम्प्लिकेशन बात करें, मतलब वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन एकदम क्या क्या हो सकते हैं, तो रिपीट इन्फेक्शन हो सकता है, कार्डिक एनोरिज्म हो सकता है, क्रॉनिक इश्मिक हार्ट डिसीज़ हो सकती है, CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, और हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, कॉम्प्लिकेशन थे, छोटे से कॉम्प्लिकेशन थे। ठीक है, तो आपको ये याद कर सकते हो, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, और इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, कॉम्प्लिकेशन हो गए। अब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा किसकी, मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी जो MI की है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एक सेपरेट क्वेश्चन शॉर्ट नोट पे भी आ सकता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ MI पे। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। MI इतना मतलब जब बुक से पढ़ते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसके बाद अगर आप मैं प्रेफर करूँगा आपको रामदास नायक देखने के लिए। ठीक है, ठीक है, अगर रामदास नायक की बात करें तो रामदास नायक क्या है, ये मतलब रॉबिन्स को इसने बहुत कंजेस्टिव वे में लिखा है। ठीक है, बहुत छाट की चीज़ें लिखी हैं, तो आप अगर उससे पढ़ोगे तो बहुत आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर टू योर मेडिकल फ्रेंड्स। ठीक है, तो उनको भी पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, पैथोलॉजी का रिजल्ट बहुत ख़राब आता है यूनिवर्सिटी का, ये हर साल का हो गया है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का पर्पस बस इसीलिए है कि आप मतलब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट बना के पढ़ते तो हम बहुत सारा हैं, पर आपको याद बहुत कम रहता है। ठीक है, ये हर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में होता है, चाहे आप किसी भी स्टेट का ले लो। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपके जो मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा आपको मतलब टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो मैं मतलब कोशिश करूँगा उसकी वीडियो बनाने के लिए कि आप जल्दी से समझ पाएँ और थोड़ा आपको याद हो पाए, आप आराम से यूनिवर्सिटी में लिख पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।